हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय धातु एवं अधातु का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं और इस भाग में हम मुख्य रूप से धातु, अम्ल और लवण विलयन के अपक्रियाओं को समझेंगे और साथ ही जो अपक्रियाशीलता श्रेणी को भी विस्तार से जानेंगे। और यह पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित होगा, जो आपके बोर्ड और आगे आने वाले आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज की वीडियो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक बार उसको देख लेते हैं। तो आज की वीडियो हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया, तनु अम्ल का अर्थ, हाइड्रोजन गैस का निर्माण, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इन सारे टॉपिक को एक एक करके बड़ी डिटेल में हम समझेंगे, जिससे आप अगर इससे रिलेटेड अगर कोई नोट बनाना चाहते हैं, अपनी कॉपी में कुछ नोट करना चाहते हैं, तो भी बड़े आराम से आप नोट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे आप। चलिए इनके बारीकियों को अच्छे से समझते हैं। पार्ट 2 का त्वरित रिवीजन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे का याद कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया है। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि धातु और अधातु ऑक्सीजन और जल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। हमने पाया था कि अधिकांश धातु जो ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि एल्युमिनियम और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, जबकि तांबा, चांदी और सोना पानी से कोई अपक्रिया नहीं करते। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 को अच्छे से कवर किया था। देख सकते हैं इसमें अधातुओं के साथ अपक्रिया, और इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं आपका, जिससे पार्ट 2 का रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। आप इसमें कुछ नोट करना चाहें कि ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया क्या क्या होता है, तो इसको अभी आप एक एक करके नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज वाली क्लास में। तो रासायनिक अपक्रिया का पुनरावलोकन। तो अब सवाल आता है कि जो रासायनिक अपक्रिया असल में क्या है। तो जब एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कुछ नया बनाते हैं, तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलता है, तो जिंक क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इस तरीके से भी इसका समीकरण आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल एसिड क्या होते हैं। तो अम्ल वो पदार्थ हैं जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं, और लेकिन याद रखिएगा कि पानी में H+ आयन अकेला नहीं रह सकता, या पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। और हमारे जो रोजमर्रा के जीवन में भी अम्ल हैं, जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल है, और सिरके में एसिटिक अम्ल है, और यहाँ तक कि जो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो इस तरीके से आप दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। और उदाहरण के तौर पर अम्ल क्या होते हैं उनको भी एक एक करके देख सकते हैं। सारा हमने सब कुछ हेडिंग के तौर पे भी लिखा हुआ है, ये सारा सब कुछ अब देख सकते हैं। इसमें तनु अम्ल क्या है। तो जब हम किसी भी अम्ल में ज़्यादा पानी मिला देते हैं, तो उसकी जो सांद्रता कम हो सकती है, तो कम हो जाती है, और इसे ही क्या बोलते हैं, तनु अम्ल कह देते हैं। तो हम जो धातुओं की अपक्रियाएँ समझने के लिए इन्हीं जो तनु अम्लों का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ एक सुरक्षा टिप याद रखिएगा कि अम्ल में पानी कभी नहीं डालना चाहिए, बल्कि पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए, वरना ये खतरनाक साबित हो सकता है। धातु और तनु अम्ल की अपक्रिया। तो जब कोई भी जो धातु तनु अम्ल से टकराती है, तो क्या होता है, सामान्यतः जो धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण यानी कि साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। देख सकते हैं सब कुछ हमने समीकरण के रूप में भी लिख दिया है, और इसका पूरा हिंदी रूपांतरण भी हमने अच्छे से लिखा हुआ है, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश को एक साथ मर्ज करके देखने में समझ में आए पूरा कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि धातु अम्ल में हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेती है। आगे बढ़ते हैं। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उदाहरण के लिए जब हम जिंक तनु या Cl के साथ मिलता है, तो जिंक क्लोराइड बनता है, और बुलबुले के रूप में जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और इस दौरान जिंक धीरे धीरे घुलने लगता है। तो यह पूरी प्रक्रिया एक विस्थापन अपक्रिया का बेहतरीन उदाहरण है। आगे देखिए, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसी तरह जो मैग्नीशियम भी तनु या Cl के साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैग्नीशियम जिंक के मुकाबले ज़्यादा अपक्रियाशील है, तो इसलिए इसकी जो अपक्रिया जिंक से भी कहीं ज़्यादा तेज होती है। लोहा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब अगर हम लोहे की बात करें, तो यह भी HCl के साथ जो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन इसकी गति काफ़ी धीमी होती है। तो जो फेरस क्लोराइड का जो विलयन बनता है, वह हल्का और हरा दिखाई देता है। तो इस तरीके से भी MCQ टाइप के क्वेश्चन इसमें से आप बन सकते हैं। मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 के साथ भी यही नियम लागू होता है। जब मैग्नीशियम के साथ मिलता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट लवण और
हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो बस एक सीधा सा नियम दिमाग में बैठा लीजिए कि धातु और तनु अम्ल मिलकर हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक भी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बहुत ही आसानी से क्रिया करता है। जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। यह भी विस्थापन क्रिया है, क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया है। अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस की पहचान। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है, तो यह कैसे पता चलेगा। तो इसका एक बहुत ही आसान परीक्षण है। जब आप उस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो एक पॉप की आवाज़ आएगी। तो यह जो पॉप की ध्वनि इस बात का पक्का सबूत है कि वह गैस हाइड्रोजन है। धातु अम्ल से हाइड्रोजन कैसे हटाती है। तो हर अम्ल में हाइड्रोजन होता है, और जो भी धातु ज़्यादा ताकतवर यानी अधिक अभिक्रियाशील होती है, वह कमज़ोर हाइड्रोजन को अम्ल से धकेलकर बाहर निकाल देती है और खुद अम्ल के दूसरे हिस्से के साथ जोड़कर लवण बना देती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, विस्थापन कह देते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर इसमें से कुछ अगर आपको लग रहा है कि ये हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और इसमें से एग्जाम्पल मिल गया या कुछ और हेडिंग आसान मिल गई, तो इसे भी अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं आगे अपने रिवीजन करने के लिए। तो आप क्लास भी अटेंड करते रहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ते रहिए। इससे आपका जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, काफ़ी पहले से आप तैयारी करके अपना मजबूत बना सकते हैं सिलेबस को। तो क्या सभी धातुएँ अम्ल से अभिक्रिया करती हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। जो धातुएँ अभिक्रियाशील मतलब कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, वहीं अगर अम्ल से हाइड्रोजन को हटा पाती हैं तो धातुएँ हाइड्रोजन से नीचे हैं, जैसे तांबा, चांदी, सोना, वो ऐसा ही नहीं करती हैं, मतलब ये ऐसा नहीं कर सकती। इसमें देख सकते हो जो धातुएँ अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आती हैं, वे सामान्यतः तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। उसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। जो धातुएँ अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, देख सकते हैं, उसका भी एग्जाम्पल इस तरीके से नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। तांबा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यही कारण है कि जब तांबा Cu को मतलब जो श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, वह तनु HCl से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाता। इसलिए जो सामान्य स्थिति में जब तांबे और HCl के बीच भी कोई अभिक्रिया इस तरीके से नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल की विशेष स्थिति, तो यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट अपवाद है जिसे एग्जाम के लिए रट लेना आपको है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक बहुत ही प्रबल अभिकारक है। जब यह धातुओं से मिलता है तो समानता हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, क्योंकि यह बनने वाले जो हाइड्रोजन को तुरंत ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। आगे देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का अपवाद। तो लेकिन विज्ञान में अपवाद हमेशा होते हैं। अगर नाइट्रिक अम्ल बहुत ही ज़्यादा तनु मतलब अत्यंत तनु हो, तो मैग्नीशियम और मैग्नीज इसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। फिर भी मुख्य नियम यही याद रखना आपको है कि समानता जो नाइट्रिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। धातु और लवण विलयन की अभिक्रिया, तो इसमें देखिए, तो अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर। एक बहुत ही अभिक्रियाशील मतलब ताकतवर धातु जो अक्रियाशील कमजोर धातु को उसके लवण विलयन से धकेलकर बाहर निकाल सकती है, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसे मतलब इस धकेलने की प्रक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वह कॉपर को उसके जो यौगिक से बाहर दे देता है। देख सकते हैं इसमें उसकी हेडिंग भी लिखा है, उसका सरल उदाहरण भी दिया हुआ है। इससे अपना एक रिवीजन आराम से कर सकते हैं आप। जिंक और सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो जब आप यह प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का एक नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो जिंक की सतह पर जो लाल भूरी तांबे की जो परत जम जाती है और अंत में यह जो रंगहीन जिंक सल्फेट का विलयन बचता है। जिंक और कॉपर सल्फेट का अवलोकन, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप यह प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और जिंक की सतह पर यह भूरी भूरी तांबे मतलब कि लाल लाल भूरी तांबे की परत जम जाती है। अंत में रंगहीन जिंक सल्फेट विलयन बचता है। देख सकते हैं ये क्या था, जिंक और कॉपर सल्फेट, देख सकते हैं।
तो इसमें देख सकते हैं कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। इसका सीधा सा कारण यही है कि जिंक की अपक्रियाशीलता तांबे से ज़्यादा है। आगे देखते हैं लोहा और कॉपर सल्फेट। तो लोहे भी जब तांबे से ज़्यादा ताकतवर है, एक तरीके से लोहा भी तांबे से ज़्यादा ताकतवर है, तो इसलिए यह भी कॉपर सल्फेट से तांबे को बाहर कर सकता है। और इस दौरान नीले रंग का विलयन हल्का हरा को, मतलब इसमें जो नीले रंग का जो विलयन हल्का हरा हो जाता है, क्योंकि जो फेरस सल्फेट बन जाता है और लोहे पर तांबे की जो लाल भूरी परत चढ़ जाती है। तो इस तरीके से आप एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कॉपर और जिंक सल्फेट, तो इसका क्या, इसका उल्टा संभव है? तो तांबा जिंक को हटा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो तांबा जिंक से कमज़ोर है, इसलिए तांबे और जिंक सल्फेट के बीच कोई भी अपक्रिया नहीं होती है। दोस्तों इस तरीके से इस क्लास को प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं। फटाफट आपका इस तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट। तो लेकिन अगर हम तांबे को सिल्वर नाइट्रेट में डालें तो अपक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि जो तांबा चांदी से ज़्यादा ताकतवर है और तांबा चांदी को हटाकर कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। विस्थापन अपक्रिया का मुख्य नियम। तो निष्कर्ष यह है कि जो ताकतवर धातु कमज़ोर को हटा सकती है, लेकिन कमज़ोर धातु ताकतवर को कभी नहीं हटा सकती। लोहे तांबे को हटाकर, लेकिन तांबा लोहे को नहीं हटा सकता। अपक्रियाशीलता क्या है? तो किसी भी तत्व की जो दूसरे पदार्थों के साथ रासायनिक अभिक्रिया की जो भी क्षमता होती है उसे ही अपक्रियाशीलता कहते हैं। जैसे पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है, जबकि सोना बहुत ही कम है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है, आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। अपक्रियाशीलता श्रेणी, तो धातुओं को उनकी जो घटती हुई ताकत और अपक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से नीचे जो लिस्ट में रखा गया है उसे अपक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। यह श्रेणी हमें विस्थापन जो अपक्रियाओं की भविष्यवाणी करने में बहुत मदद करती है। अपक्रियाओं श्रेणी का क्रम देख सकते हैं इसमें। यह क्रम कुछ इस प्रकार है, देख सकते हैं। पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा, लेड और हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। तो सबसे ऊपर क्या है? पोटेशियम है और सबसे नीचे क्या है? सोना है। अपक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन। तो अब सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन तो अधातु है, फिर भी इस श्रेणी में क्यों है? तो दरअसल इसे एक संदर्भ बिंदु, मतलब रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो इसके ऊपर है, और वो हम इससे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, जो नीचे है वो नहीं। अपक्रियाशीलता श्रेणी याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी आपकी? तो इस श्रेणी को याद रखने का एक शानदार ट्रिक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है काका नाचे कैसे मगर अलवेला, जिंक, फेर, सीसा, हंसा, तांबा, पारा, चांदी, सोना। बस इसे याद रखिएगा, लेकिन एग्जाम में आपको इसके सही जो रासायनिक संकेत सिम्बॉल लिखने होते हैं, तो इनको आप ट्रिक को छोड़ के आप इनको आप याद रखिए, क्योंकि यही आपको दिमाग, मतलब यही आपको दिमाग में फिर रहेंगे। ये हो सकता है आपको भूल जाए, हो सकता है इससे भी आसान ट्रिक आपको पता हो। अब देखते हैं अपक्रियाशीलता श्रेणी का पहला उपयोग। अपक्रियाशीलता श्रेणी का पहला उपयोग, तो इसमें देख सकते हैं कि इसका जो पहला उपयोग यह पता लगाने में होता है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को हटाएगी। जैसे जिंक जो हाइड्रोजन से ऊपर है तो यह अपक्रिया करेगा, लेकिन कॉपर नीचे है तो वह नहीं करेगा। अब देखते हैं अगला, अपक्रियाशीलता श्रेणी का दूसरा उपयोग। इसमें देख सकते हैं कि क्या है दूसरा। तो इसमें देख सकते हैं दूसरा उपयोग यह जानने में है कि जो लवण विलयन से कौन सा इसको विस्थापित करेगा जो श्रेणी से ऊपर है। जैसे जिंक, वह नीचे वाले जो Cu से कॉपर से विस्थापित कर देगा। आगे देखते हैं अपक्रियाशीलता श्रेणी का तीसरा उपयोग। तो तीसरा उपयोग श्रेणियों जो धातुओं के जो निष्कर्षण में होता है। नीचे की जो धातुएं गर्म करने से मिल जाती हैं और बीच वाले को जो रासायनिक अपचय पढ़ना पड़ता है, और जो सबसे ऊपर वाले के लिए जो विद्युत अपघटन होता है उसकी ज़रूरत होती है। अपक्रियाशीलता और जल, तो वह श्रेणी यह श्रेणी हमें यह बताती है कि वह कौन सा पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। जो ऊपर के धातु हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम हो गया, ठंडे पानी से तेज़ रिएक्ट करती हैं। बीच की जो होती हैं जैसे जिंक और लोहा केवल भाप से, और नीचे की जो धातुएं पानी से रिएक्ट ही नहीं करती। आगे देते हैं धातुओं के अम्ल के साथ तुलना। तो एक नज़र में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम, जिंक,
इसका अलग अलग आप इसमें इस तरीके से दे सकते हैं, जो हाइड्रोजन गैस से विस्थापित कहते हैं, जबकि कॉपर जो नीचे है समानता हाइड्रोजन नहीं देता है। एनसीईआरटी गतिविधि जिंक और सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो एनसीईआरटी गतिविधि के अनुसार जब आप कॉपर सल्फेट के नीचे विलयन में जिंक की पट्टी डालते हैं तो कुछ समय बाद जिंक पर तांबे परत जम जाती है और विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। इसमें देख सकते हैं एनसीईआरटी गतिविधि लोहा और कॉपर सल्फेट। तो इसमें देख सकते हैं कि इसी तरह जब आप कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालते हैं तो कील पर जो तांबा जम जाता है और विलयन का रंग हल्का हो जाता है, मतलब हल्का हरा हो जाता है। अब क्रिया होगी या नहीं पहचानें। तो अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाए कि जिंक प्लस इस तरीके से समीकरण आपको दिया हो तब क्रिया होगी, तो होगी, हाँ होगी। क्यों? लेकिन इसमें क्या इस तरीके से होगा, तो क्योंकि इसमें जो तांबा जिंक से कमज़ोर है। इसमें अलग अलग आप एग्जाम्पल के तरीके देख सकते हैं। इसमें हमने 2 अभिक्रिया दी हुई है, उदाहरण 1 उदाहरण 2। इसमें देख सकते हैं अभिक्रिया होगी क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें देख सकते हैं कॉपर, फिर उसके बाद देख सकते हैं फिर अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि जो कॉपर और जिंक से कम अभिक्रियाशील है। आगे बढ़ते हैं। अम्लों के साथ महत्वपूर्ण समीकरण रिवीजन। तो सभी महत्वपूर्ण समीकरणों को एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें, अगर आपको इसमें से कुछ आसान लगता हो उसे आप नोट कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। देख सकते हैं अम्लों के साथ महत्वपूर्ण समीकरण रिवीजन। लवण विलयन के साथ महत्वपूर्ण समीकरण इसमें आप देख सकते हैं। जो इसमें आपको आसान लगे उसको आप अपने कॉपी नोट में नोट कर सकते हैं। लवण विलयन में यही सारा, मतलब ये नियम काम करता है। देख सकते हैं Zn+CuSO4, इन सभी में अभिक्रियाशीलता श्रेणी काम आती है। समीकरण याद रखने के समझने की ट्रिक इसमें आप देख सकते हैं। मतलब समीकरण रखने नहीं है, बस सूत्र याद रखें। ताकतवर धातु प्लस कमज़ोर धातु का लवण बराबर ताकतवर का लवण और कमज़ोर धातु बाहर। इस तरीके से भी छोटा छोटा आप हिंदी और इसके जो रासायनिक नाम है उनके साथ आप एक एक करके अच्छे से याद रख सकते हैं। इसमें अगर आपको कुछ नोट करने वाली चीज़ें आपने अगर इस तरीके से समीकरण लिखा है तो इस तरीके से हिंदी और जो इसके जो सांकेतिक चिन्ह में लिखे हुए हैं उनके हिसाब से आप याद रख सकते हैं। सामान्य गलतियाँ इसमें क्या होती हैं देख सकते हैं। इसमें अक्सर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि यह सोचना कि सभी धातुएं अम्ल से H2 निकालती हैं, तो यह गलत है। केवल H से ऊपर वाली धातुएं। या सोचना है कि HNO3 के साथ हमेशा H2 बनती है, तो यह भी गलत है क्योंकि यह प्रबल अभिकारक है। इस तरीके से एक एक करके रिवीजन कर सकते हैं अपना। देख सकते हैं 1 मिनट रिवीजन, सारा सब कुछ इसमें शॉर्टकट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें MCQ टाइप भी आप देख सकते हैं। धातु और तनु अम्ल के समान अभिक्रिया से क्या बनता है, देख सकते हैं लवण और हाइड्रोजन। इस पर जो आपने देखा अभी इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इसे नोट के रूप में आप लिखें और पढ़ें समझें। निम्न में कौन सी धातु तनु या सील से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है, तो जिंक है। आगे देख सकते हैं इस तरीके से समीकरण में क्या आएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। जिंक दे देगा, इस तरीके से अलग अलग नाम देगा, उसके बाद कहेगा अभिक्रिया करके क्या बनेगा, तो उसमें आपको चूज करना होगा आंसर सही। इसमें देख सकते हैं निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन डी वाला कटा कटा दिख रहा है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, उसको भी आप देख सकते हैं कौन सी है, हमने ग्रीन हाईलाइट कर दिया है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में निम्न में से कौन सा कम अभिक्रियाशील है, वो भी आप देख सकते हैं। इसका हमने पूरा अच्छे से आपको रिवीजन करा दिया है। आगे देखते हैं निम्न में से जो किसकी ZnSO4 के साथ समानता अभिक्रिया नहीं होती है, वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं कि इस पर क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके से ट्रू फॉल्स भी हो जाते हैं और हमने ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको फिलिंग द ब्लैंक आता है, फिल द ब्लैंक वाला आता है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मेरा दिखाने का मतलब यही था कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, MCQ कैसे बन सकते हैं, फिल द ब्लैंक वाले कैसे बन सकते हैं, जो रिक्त स्थान वाले आते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसका हमें उत्तर कैसे देना है। हो सकता है इससे अच्छा उत्तर आपको पता है तो आप वही लिखें, लेकिन मेरा दिखाने पर यही है कि आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं।
या इस तरीके से नहीं आते हैं तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो भी आपको सब कुछ एक साथ मिल रहा है। इसमें देख सकते हैं महत्वपूर्ण समीकरण भी एक साथ आपको दिए गए हैं, अलग अलग एसिड के साथ देख सकते हैं, अम्ल के साथ, लवण विलयन के साथ। अगर आपको इसमें से कुछ आसान लगता है तो वो आपको नोट कर लेना चाहिए। आज हमने क्या सीखा तो वो आप देख सकते हैं लास्ट वाली स्लाइड में। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे उसको भी देख लेते हैं। आप इसे अपना चाहें तो अपने से खुद से बोल कर याद रख सकते हैं कि आपने जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा है क्या इसके सवाल का जवाब आप दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को आप जांच परख सकते हैं। अगली क्लास में हम पार्ट 4 में क्या देखेंगे, धातु और धातु कैसे क्रिया करते हैं। तो इस तरीके से आप नियमित अपना अभ्यास करते रहिए, आपको एक एक चीज़ें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।